ठीक है। तो सबसे पहला है हिंदी में भाषा एवं व्याकरण। देखिए, अगर मैं आपको सीधा प्रश्न इसका बताऊंगा तो यहाँ पे आप सभी लोग प्रश्न देख सकते हैं कि यह सारे प्रश्न हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे क्या मतलब 99% लोग होंगे जो इसमें से इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर पूछता है कि बताइए ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं ओष्ठ क्या होता है, ठीक है। और मान लीजिए पूछ देता है कि कंठ क्या होता है, आक्रांत क्या होता है, ठीक है, या संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दीर्घ व्यंजन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो थ्योरी है यह बता देता हूँ। इसके बाद आप सभी लोग सारे प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड या फिर ध्वनि होता है। तो इसको आपके बीए के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और एक में लिखा रहता है वर्ड। तो वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी लाऊंगा, पहले थ्योरी जान लेते हैं। अगर पूछेगा आपके एग्ज़ाम में कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो सार्थक इकाई आपका शब्द होता है। और कभी कभी यह पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई ध्वनि होती है। लेकिन बहुत कम इसके चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप सभी लोग मारेंगे राइट ऑप्शन वर्ड होती है, ठीक है, वर्ड मारेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्ड के अभेद क्या होते हैं। तो वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वह स्वर कहलाते हैं, और जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब है कि आप इन स्वरों को बोलेंगे अ आ ई, तो इसमें एकदम स्वतंत्र रहेगा, इसमें कोई भी वर्ड ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आप व्यंजन को बोलेंगे तो इसमें जो है यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप क बोल रहे हैं तो क के लास्ट में उच्चारण में देखिए अ आता होगा, ठीक है। ख बोलेंगे तो ख, देखिए अ इसमें भी आया, प में भी अ आएगा, ज में भी अ आएगा। यानी कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, या किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें होती हैं, ये 2 वर्ड होते हैं जो अयोगवाह होते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा है बीए के कि अयोगवाह वर्ड कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह तो अंग होता है और अह होता है, यह दोनों अयोगवाह होते हैं, ठीक है। यह कई बार आपके एग्जाम में आया है। आगे देखते हैं, इसमें आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। कई बार आपके बीए के एंट्रेंस एग्जाम में आ गया, तो इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे कि स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर 11 होती है। और अगर बोलने के आधार पर पूछ लेगा तो 10 होती है, क्योंकि री को हम लोग हटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, और आपके एग्जाम में यही पूछता भी है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अभी आगे प्रश्न देखेंगे तो उसमें आएगा भी। अब देखते हैं कि स्वरों के प्रकार क्या होता है, फिर व्यंजन देखेंगे। तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि बोलने में कम समय लगता है। कम समय मतलब आप सभी लोग देख सकते हैं कि अ ई उ री, इसमें कम समय लगेगा, यानी कि यह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। यह 4 होते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वह ह्रस्व से दोगुना इसमें समय लगता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया आ हो गया, ई हो गया, यानी कि इसका जो बड़ा वाला फॉर्म होता है अ का आ हो गया, ई का ई हो गया, ऊ का ऊ हो गया, री का, ठीक है, इसमें री नहीं दिया होगा, री का दूसरा नहीं होता है। तो यानी कि इसमें देखिए कम समय लगेगा। लेकिन इसका जो बड़ा वाला होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, इसमें ज़्यादा स्वर लगता है, ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। छोटी ई में भी कम समय लगता है, लेकिन बड़ी ई में ज़्यादा ज़्यादा समय लगता है। छोटे ऊ में कम समय लगता है, बड़े ऊ में ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरीके से आपका यह हो जाएगा दीर्घ स्वर। और दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो बड़े से आप लोग याद रखेंगे कि बड़ा वाला जो होता है आ ई उ ए ओ, ये सब होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। यह जो होते हैं 7 होते हैं। आगे देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर होता है जो ह्रस्व स्वरों से भी 3 गुना समय लगे, यानी कि यह इससे भी ज़्यादा समय में बोला जाएगा और यह सबसे ज़्यादा समय में यह बोला जाएगा। यह 2 ही, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप सभी लोग ओम बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो ओम आप बोलते हो तो बहुत देरी तक ओ करने के बाद यहाँ पे
खाली स्थान आता है ओम ऐसे करते हैं ना, तो ये जो बीच में आता है यही आपका प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो यही आपके 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। ह्रस्व कौन से होते हैं? जिसमें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। और दीर्घ को याद करने के लिए आप क्या याद रखेंगे कि आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा। और सबसे ज़्यादा समय लगेगा इसमें प्लुत में, जैसे ओम हो गया, राम हो गया, ऐसे करके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है कि आगत स्वर क्या होते हैं, तो यह जो होता है आपका आगत स्वर होता है। ठीक है, आ। और साथ ही साथ यह जो शब्द है यह अंग्रेजी के शब्द से आया है, जैसे कि यह जो शब्द देखिए आ वाला आ नहीं है, यह ऊपर यहाँ पे चंद्रमकार बिंदी है, यह जो स्वर है यह आपका इंग्लिश से आया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर जब लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप सभी लोग जब यहाँ पे बिंदी ए वाली लगाते हैं, यह बेसिकली इंग्लिश शब्द है। ठीक है, और यह इंग्लिश से आया है हिंदी में, यह हिंदी का स्वर नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश से लाया गया था, तो इसको ही आगत स्वर बोलते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में आता है एग्जाम में कि आगत स्वर कौन से होते हैं, तो आगत स्वर आपका यही होता है। आगे अभी प्रश्न में आपके आएगा अभी। फिर आपका आता है जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के आधार पर अगर स्वरों का आप लोग वर्गीकरण करेंगे तो जीव आपकी यही है। तो जीव में आपका एक अग्र हो गया, एक मध्य होता है, एक पक्ष होता है। ठीक है, तो जो आगे से बोले जाते हैं, जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, उसको अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे आप सभी लोग बोल के ट्राई कर सकते हैं ई ए ओ। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग जो है जीव के अगले हिस्से से बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ई ए ओ को बोल के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मध्य स्वर होते हैं वह अ होते हैं, जैसे जिसको जीव के पिछले हिस्से से बोला जाता है। ठीक है, आप लोग अ बोल के देख लीजिए, पिछले हिस्से से बोला जाएगा। और पश्च स्वर जो होते हैं जो जीव के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे आ हो गया, उ हो गया, बड़ा हो गया, ओ हो गया, अ हो गया। ठीक है, तो इसको आपको डिटेल में जानना नहीं है, बस इतना जानना था कि जीव के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, कि किस प्रकार से होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख खोलने के आधार पर। तो मुख खोलने के आधार पर भी 3-4 प्रकार के होते हैं। यह सब आपके प्रश्न में आएगा, BA के एंट्रेंस एग्जाम में सब आएगा। अभी आप प्रश्न देखेंगे तो यह सारे पूछा रहेगा। ठीक है, तो एक होता है समृत, एक होता है अर्ध समृत, एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत। तो समृत होता है जिसको बोलने पे आपका मुख पूरा बंद रहता है, जैसे ऊ बोलिए, ऊ ई, इसमें आपका जो मुख रहेगा वह पूरा बंद रहेगा, बंद करके भी आप ऊ बोल सकते हैं। ठीक है, अर्ध समृत होता है जिनमें आपका जो मुख होता है वह आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ओए हो गया, ओए अगर आप बोलेंगे ओ या फिर ए, तो आपका आधा मुँह खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा। बात करते हैं विपरीत की, तो विपरीत जो होता है आपका, इसमें जो आपका पूरा मुंह खुल जाता है, जैसे आप आ बोलिए आ, तो आपका पूरा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, अर्ध विपरीत क्या होता है? अर्ध विपरीत में आपका जो है मुख आधा खुला रहता है। देखिए इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें मुख जो है आधा बंद हो जाता है और इसमें मुख क्या है आपका आधा खुला रहता है। ठीक है, और इसमें मुख पूरा बंद हो जाता है और इसमें मुख क्या है आपका पूरा खुल जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे और इसको रटना नहीं है, आप सभी लोग बोल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा विपरीत है और कौन सा अर्ध विपरीत है। ठीक है, अब एक होता है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ओठ के आधार पर। तो ओठ में आपका 2 ही प्रकार का आता है, एक वृत्तमुखी, एक अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी होते हैं कि जिसको बोलने पे आपका ओठ जो है वह गोलाकार बनता है। ठीक है, जैसे ऊ बोलिए, ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर ओ या फिर ओ, तो आपका जो मुख होगा, ओठ होगा, वह गोलाकार होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको वृत्तमुखी कहते हैं। और इन सबको आप बोलेंगे तो आपका जो मुख होगा वह वृत्ताकार नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं आवृत्तमुखी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है आपका व्यंजन। आपका स्वर वहाँ पर ख़त्म होता है, तो व्यंजन में आप सभी लोग ऐसे लिखते होंगे क ख ग घ अंग। मैं यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर होगा देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ, ऐसे करके आप लिखते होंगे। तो देखिए इसको, इस वाली लाइन को जो बोलते हैं वह बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, इसको जो बोलते हैं वह बोलते हैं च वर्ग, इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट वर्ग, और इसको त वर्ग, और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं प वर्ग। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? कचट तप। ठीक है, कचट तप। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आपके BA के एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है हिंदी वर्णमाला के इसी से पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि अस्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो अस्पर्श व्यंजन आपके यह सारे जो होते हैं अस्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है,
बात करते हैं कि नासिक के व्यंजन। पूछता है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। तो नासिक का अर्थ होता है नाक से जिसे बोला जाता है। तो आप लोग अंग, इय, अड़, न और म को नाक से बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बोल के चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग नाक से बोलते हैं, इसीलिए इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जा रहे हैं कि नासिक के व्यंजन क्या है, तो आप इस तरीके से क ख ग घ लिख लेंगे और जो लास्ट वाली लाइन आती है वह होता है आपका नासिक के व्यंजन। ठीक है, और साथ ही साथ इसी को हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, तो आप लोग इसको ही टिक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका म खत्म हो जाता है। म के बाद स्टार्ट होता है य, र, ल, व, यहाँ पर लिखा गया है, फिर स, ख, श, ह। ठीक है, यह होता है। तो इसमें देखिए जो आपका य, र, ल वाली लाइन होती है, यह पूरे के पूरी आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो यह वाली लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन इसको क्यों बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलने पे आपके मुख से ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलता है। आप लोग बोल के चेक कर सकते हैं। स, ख, श, ह, देखिए आपके मुंह से हवा निकल रही है, ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए इसको ऊष्मी व्यंजन बोलते हैं। साथ ही साथ इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य, र, ल, व को, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, यह दोनों कई बार आ चुका है। ठीक है, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे बात करते हैं कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। यह भी आपके एग्जाम में कई बार आया है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए अल्प प्राण जो होता है जिसको बोलने में कम प्राण वायु लगे, यानी कि कम समय भी लगे। ठीक है, और महाप्राण होता है जिसको बोलने में बहुत ही अधिक समय लगे या फिर प्राण लगे। जैसे अल्प प्राण आपका होता है 1 और 3 और 5। 1, 3, 5 का मतलब क्या है, देखिए यह होता है 1 और 3 और 5। यह हो गया आपका 1, यह हो गया आपका 3 और यह हो गया आपका 5। अल्टरनेटिव करके जो आते हैं यह आपके अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण यह जो दोनों लाइन बच गई, यह होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण आपके आएगा तो होता है कचट, टप, और क्या होता है आपका, यह होता है गजर, दब, और यह सबसे लास्ट वाली लाइन होती है जो जिसको हम लोग नासिक भी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, 1, 3 और 5, और बाकी आपका 2 और 4 जो हो जाएगा वह हो जाएगा महाप्राण। तो यहाँ पे आपका यह ख़त्म होता है। अब एक चीज़ और बचती है, अघोष और सघोष क्या होता है। तो अघोष होता है कि जिनके बोलने पर स्वर तंत्रियाँ जो है कंपन करती हैं, उसको अघोष बोलते हैं। मतलब स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं, जैसे स, ख, स बोलेंगे तो कंपन होगा मुंह में। ठीक है, और सघोष क्या होता है, जिसमें बोलने पर स्वर तंत्रियाँ में कंपन, देखिए अघोष में कंपन नहीं होता है, सघोष में कंपन होता है। ठीक है, स्वर तंत्रियाँ जो इसमें कंपन नहीं करती हैं, अघोष है, और सघोष में कंपन करती हैं। जैसे स, ख, स बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा, लेकिन य, र, ल, व बोलेंगे तो आपके मुंह में कंपन की तरह होगा, जैसे जीभ आपकी कंपन करेगी। तो यह कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे कि अघोष होता है 1, 2 और बाकी बचे होते हैं सघोष होते हैं। तो 1, 2 का मतलब होता है यह। ठीक है, अघोष क्या होता है आपका, अघोष होता है यह, और सघोष क्या होता है आपका, यह होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखेंगे। अघोष क्या होता है आपका, यह होता है, और सघोष क्या होता है आपका, जो बाकी बचे 3, 4, 5 है, यह आपका सघोष होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको अल्प प्राण बताया हूँ। तो अल्प प्राण होता है 1, 3, 5, महाप्राण होता है 2 और 4। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपके प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन उसके पहले यह 4-5 चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। ठीक है, पूछता आपसे कि कंठ क्या होता है। ठीक है, कंठ व्यंजन बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कंठ से बोले जाएंगे, कंठ नहीं बताया आपको मैंने, तो कंठ से जो बोले जाते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तालु मतलब यह जो जीभ होता है, ठीक है, यह जो जीभ होता है, यह जो इसका आगे वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य, और पीछे वाले भाग को बोलते हैं तालु। ठीक है, दंत क्या होता है जिसको हम लोग दांत से बोलते हैं, और ओष्ठ क्या होता है जिसको हम लोग ओठ से बोलते हैं। तो कंठ मतलब क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी को हम लोग कंठ से बोलते हैं। यानी कि क वर्ग के जितने भी एलिमेंट आते हैं इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। साथ ही साथ अ, आ, ह और अह को भी कंठ से ही बोला जाता है। ठीक है, तालु से किसको बोलते हैं, तो च, छ, ज, झ, इह को तालु से बोलते हैं। आप सभी लोग बोल के चेक कर सकते हैं। च, छ, ज, झ बोलेंगे तो आपका जो जीभ का हिस्सा है वह आपके इसमें तालु में टकराएगा। ठीक है, तालु में टकराएगा यहाँ पर
च छ ज झ यहाँ पर टकराएगा। और अगर आप इसको बोलते हैं मूर्धन्य को ट ठ ड ढ, तो यहाँ पर टकराएगा आपका जीभ का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, ये आपका ऊपरी हिस्सा है। तो जब जीभ का हिस्सा यहाँ पर ऊपरी में स्टार्ट में ही टकराता है तो वह क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और जब पीछे टकराता है तो वो होता है तालव्य होता है, ठीक है। और अगर दांतों में टकराएगा तो दंत है। और अगर ओठ से आप बोलते हैं तो ओष्ठ है। जैसे आप लोग ऊ बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग करेंगे तो ओष्ठ हो जाएगा। दंत मतलब ल बोलेंगे और फ बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपका दांत में टकराएगी, इसीलिए आपका दंतव्य हो गया। या फिर त बोलिए, त थ द ध न बोलेंगे तभी आपके जीभ में टकराएगा, तो ये आपका दंतव्य हो गया, ठीक है। और मूर्धा का मतलब हो गया जो आपके जीभ के आगे वाले भाग में मतलब जीभ के जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर यहाँ पे आगे वाले भाग में अगर टकराएगा तो मूर्धन्य, और पीछे वाले भाग में टकराएगा तो तालव्य हो जाता है, ठीक है। यह जीभ का बेसिकली ऊपर का हिस्सा है। तो जीभ अगर यहाँ पर टकराती है तो मूर्धन्य, और यहाँ पर टकराती है तो आपका तालव्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ख़त्म होता है हिंदी वर्णमाला। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। अब आप सभी लोग सारे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। पहले कुछ प्रश्न होंगे हिंदी के इतिहास से होंगे। तो जैसे आपका निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह देवनागरी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में बोलियों की जो संख्या है वह बेसिकली 18 है। याद रखेंगे इसको, ये कई बार पूछ चुका है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा में कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जो आपने पढ़ाया हो तो इसमें प्रश्न नहीं है, अभी आगे आएगा, अभी देखिएगा, ठीक है। आगे हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो किसने दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह आपका हुई है भाष से, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, तो भाषा का अंग मैंने आपको बताया था, शब्द भी होते हैं, वाक्य भी होते हैं, ध्वनि भी होती है, लेख नहीं होता है, ठीक है। पूछा था कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होती है, मैंने आपको अभी भी वहाँ पर भी बताया था, ध्वनि होता है, ठीक है। मूलभूत इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। अगला है भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, तो भाषा का निर्माण जो होता है वह बेसिकली आपके ध्वनि चिन्ह के संयोग से ही होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वाक्य लगा है, गलत है। आगे है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनका जो विकास है वह बेसिकली अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, तो मानव हिंदी में पश्चिमी हिंदी के द्वित्व जो ध्वनियाँ हैं उनका लोप हो गया है, ठीक है। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या कहलाता है, तो शुद्ध शब्द जो कहलाता है वह कहलाता है मानक भाषा, ठीक है। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मानक। और मैंने हिंदी के और भी प्रश्न अपलोड किए हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है, तो जाके आप सभी लोग उसको भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो गया, वह वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे इसका जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, तो अब मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया है कि जो अंग है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है, ठीक है। जो लास्ट वाले आते थे अंग हो गया, इ हो गया, अड़ हो गया, उसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो संघ की भाषा जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आया है, ठीक है। 343 याद रखेंगे, 343 जो अनुच्छेद है इसी से संघ की जो भाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है, ठीक है। तो यह कई बार आया है, यह इस बार भी आ सकता है और इसके बहुत सारे चांसेस हैं आने के कि जो संघ की भाषा है हिंदी वह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 343 कितना है, 343। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है
हिंदी दिवस इस तिथि को किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अगेन वही है 14 सितंबर 1949। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह तीनों। आगे देखते हैं, कितने भारतीय राज्यों की भाषा हिंदी है? तो 10 भारतीय राज्यों की जो भाषा है, राजभाषा है, वह बेसिकली हिंदी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है। तो जो अपभ्रंश भाषा है आपका, उसका जो विकास हुआ है वह बेसिकली आपका प्राकृत भाषा से हुआ है। ठीक है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या जो है वह है 15। ठीक है, आगे है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसमें जो है हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने दोनों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? इसको भी याद रखेंगे, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के जो है 17वें भाग में, भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ड कौन से हैं? तो हिंदी के वर्ड होते हैं अ से ह तक। ठीक है, हिंदी के वर्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आपका हिंदी का जो वर्ड होता है अ से ह तक होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्डों की संख्या कितनी है? तो अयोगवा जो आपके होते हैं बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, अयोगवा कितने होते हैं? 3 होते हैं। यह इसमें गलत दिया है, 3 नहीं होते, 2 होते हैं। मैंने आपको वहीं पे बताया था, अंग और अह। ठीक है, 2 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो राष्ट्रभाषा जो है वह आपका आपके ऑप्शन से साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या फिर बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो लगभग 60 करोड़ लोग। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की कितनी संख्या है? तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो है टोटल 52 है, जिसमें आपको स्वर बताए थे 11 है, व्यंजन आपके बताए थे 33 है। ठीक है, और बाकी कुछ अन्य भी हैं। आगे है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 मैंने आपको बताया था। खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो खड़ी बोली जो है वह बेसिकली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, आगे है, छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या कहलाते हैं? तो इसको मैंने आपको नहीं बताया कि यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि छ जो होता है यह 2 वर्डों से क और स से मिलकर बना होता है। तो जो छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो है आपके वह कितने संयुक्त व्यंजन है पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, वही जो ऊपर आपका पूछा था, फ्र, त्र, ज्ञ और श्र, यही आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा बेसिकली जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो व्याकरणों ने संज्ञा के आपके 5 भेद बताए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। ठीक है, आप सभी लोग इनको देख लेंगे। तो मैंने इसका जो PDF है इन सारे क्वेश्चंस का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। तो आप सभी लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करिए और इसके PDF से आप सभी लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, उसका आंसर भी उसी में दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाषा एवं व्याकरण खत्म होता है, और बाकी जितने भी वीडियो हैं मैं इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सभी लोग जाके जितने भी वीडियो हैं सभी को देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे यह सारे जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है, आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो टॉप 5 टिप्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था उसको ज़रूर देखिएगा। उसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।